नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं IANS 24/7। वक्त है पंच का, जिसमें आज हम आपको दिन भर की देश दुनिया की बड़ी और अहम 5 खबरों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। जशपुर में विमान क्रैश हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है जशपुर में। नारायणपुर के आरा पहाड़ से विमान टकराया। आरा पहाड़ से आग की लपटें उठ रही हैं। विमान क्रैश का वीडियो भी सामने आया है। विमान में पैसेंजर होने की जानकारी अभी नहीं है। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि भाई विमान में पैसेंजर थे या नहीं है। पुलिस प्रशासन अब मौके के लिए रवाना हो गया है और एसएसपी लाल उमेद मौके के लिए रवाना हो गए हैं। ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल क्या कैजुअलिटीज हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जशपुर में निजी विमान क्रैश हुआ है। नारायणपुर के आरा पहाड़ से यह विमान टकरा गया। आरा पहाड़ से अब आग की लपटें उठ रही हैं। यह हादसा इतना भीषण था। विमान में पैसेंजर्स होने की अभी पुष्टि नहीं है। तो क्या कैजुअलिटीज हुई हैं, ये जांच के बाद पता चलेगा। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लाल बॉर्डर आप देख रहे हैं उसमें आप विमान की तस्वीर देख सकते हैं। ये देखिए, यह हादसे का वीडियो भी सामने आया है। जशपुर की ये तस्वीरें हैं। जशपुर में ये बड़ी घटना घटी है। पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गया है और खुद एसएसपी लाल उमेद सिंह भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं घटना की। ये देखिए, यहां निजी विमान क्रैश हो गया है। नारायणपुर के आरा पहाड़ से यह विमान टकरा गया, पहाड़ से टकराया है और इस वजह से यह हादसा और ज्यादा भीषण हो जाता है। फिलहाल कैजुअलिटीज क्या हैं ये अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कितने लोग इस विमान में सवार थे इसकी भी जानकारी नहीं है। चलिए तो शुरुआत करेंगे पहली खबर की। अमेरिका और ईरान से रिलेटेड ये पहली खबर है। देखिए, ये जंग जो है वो लगातार भीषण होती जा रही है। सीज फायर की उम्मीदें थी लेकिन अब वो भी पीछे हटती जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है और जेडी वेंस जो हैं वो संभवतः निकल भी गए हैं पाकिस्तान के लिए। यानी कि अमेरिकी प्रशासन जो है वो बातचीत के लिए, दूसरे दौर की वार्ता के लिए पाकिस्तान के लिए रवाना भी हो गए। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ईरान ने अभी ये क्लियर नहीं किया है कि वो इस वार्ता में शामिल होगा या नहीं। क्या है पूरी खबर? अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक कार्गो जहाज को कब्जे में लिया है, जो कथित तौर पर नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने ड्रोन बोट से पलटवार का दावा किया है। इधर पाकिस्तान में दूसरे दौर की संभावित शांति वार्ता पर भी अनिश्चितता गहरा गई है। ईरान ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित बातचीत की खबरों को खारिज करते हुए इसे झूठा बताया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक किसी भी वार्ता में शामिल होना संभव नहीं है। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समझौता नहीं होने पर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले किए जा सकते हैं। ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से फोन पर बात भी की। मुनीर ने ट्रंप से कहा कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोढ़ी, रिटायर्ड कर्नल, हमारे साथ में हैं और साहब से जानना चाहेंगे, सर कहां देखते हैं आप इस युद्ध को जाते हुए? देखिए, दूसरी दौर की वार्ता है। अमेरिकी प्रशासन तो कह रहा है कि भाई हम तो शामिल हो जाएंगे और रवाना भी हो चुके हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपसे जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ईरान आखिर उस वार्ता के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? सीज फायर के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? युद्ध समाप्ति के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। देखिए, 22 तारीख को युद्ध विराम खत्म हो रहा है और उससे पहले कोई न कोई लिखित समझौता जरूर होगा अमेरिका और ईरान के बीच, क्योंकि तीनों देशों में अब युद्ध आगे बढ़ाने की क्षमता नहीं रही है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो। ये जो ईरान ने अब तक पुष्टि नहीं की है कि क्या उसका
कोई दल जाएगा पाकिस्तान बातचीत के लिए अमेरिका के साथ, ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है, ये एक तरीका है अमेरिका पे दबाव डालने का, क्योंकि उन्हें पता है जेडी वैंस तो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं और जहां अमेरिका से इस्लामाबाद पहुंचने में 12 से 14 घंटे लगते हैं, वहीं ईरान से इस्लामाबाद पहुंचने में घंटा भी नहीं लगता है। तो ये पूरी सोची समझी रणनीति है और ये हम देखेंगे कि कल कोई ना कोई ईरान का दल वहां पहुंच जाएगा और जैसे मैंने कहा 22 तारीख से पहले कोई ना कोई समझौते पे हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि तीनों देशों में ना क्षमता है, ना काबिलियत और ना इच्छा है, क्योंकि तीनों देशों के अब नागरिक दुखी हो रखे हैं इस युद्ध से और पूरी दुनिया भी चाहती है कि ये जंग जल्द से जल्द समाप्त हो। बिल्कुल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जय सोढ़ी हमारे साथ में हैं और सर जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आप हम बात रखने के लिए आपकी। चलिए दूसरी खबर की ओर रुख करेंगे और दूसरी खबर रहेगी जम्मू के उधमपुर से। यहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया, एक बस हादसे का शिकार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि टायर फट गया और यह बस 100 फीट नीचे खाई में जाकर के गिर गई और इससे 21 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों की। क्या है पूरी खबर? जम्मू के उधमपुर में सोमवार सुबह एक बस हादसे का शिकार हो गई। रामनगर से आ रही बस जालो के पास सड़क से 100 फीट नीचे गिरकर पलट गई। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर भेजा गया है। तो यह भीषण सड़क हादसा जिसने 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए और इस हादसे ने 21 लोगों की जान ले ली। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात कि ये मौत का जो आंकड़ा है 21, वो अभी बढ़ सकता है। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर भेजा गया। तो देखिए टायर फटने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। अक्सर ये देखने को मिलता है कि टायर की लाइफलाइन खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो बस ऑपरेटर्स होते हैं वो गाड़ी चलाते रहते हैं और इस वजह से ऐसे हादसे जो है वो हो जाते हैं। बस का टायर गर्म होने की वजह से फट जाता है, सड़क खराब होती है तो उस वजह से भी फट जाता है। तो ये बस जो कि 100 फीट नीचे खाई में गिर गई और इसने 21 लोगों की जान ले ली। घटना से जुड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर घटना के बाद की है। घायलों को इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर भेजा गया। तेज रफ्तार बस का टायर फट गया। तो एक तो बस तेज थी और 100 फीट नीचे खाई में जा गिरी। तो उधमपुर में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसने 21 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार बस का टायर फट गया। ये बस 100 फीट नीचे खाई में गिर गई, बेकाबू बस, और इस बस ने 21 लोगों की जान ले ली। 20 से ज्यादा यात्री घायल हैं और बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। तो हमारे साथ में हामिद मलिक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, उनसे जानते हैं। हामिद साहब, ये हादसा भीषण हादसा जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और इतने ही घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है? ये दिलदोज हादसा सुबह हुआ 10 बजे के करीब। ये जो रामनगर टू उधमपुर का रास्ता है काफी हिली एरिया है, तो उसमें ये एक एक्सीडेंट हुआ है सुबह 10 बजे के करीब, जिसमें तकरीबन 21 लोग मारे गए हैं और 29 के करीब जख्मी हैं। 29 में भी काफी लोग अभी सीरियस है। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑन द टोज है रिहेबिलिटेशन के लिए। तो जो बीमार है, जो जख्मी है, उनको अस्पताल लिया गया है, तो उनकी केयर की जा रही है ताकि जो बच सके। अब क्रिटिकल बहुत ज्यादा लोग हैं तो उनके लिए देखा जा रहा है, उनके लिए सहूलियत देखी जा रही है। तो ये दिलदोज हादसा है। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मरे, जो इस हादसे में गुजर गए, उनसे दिली हमदर्दी हमारी है और उनको हौसला देते, उनकी फैमिली को हौसला दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा एक हादसा है। तो ये रामनगर के करीब जो उधमपुर से रामनगर से उधमपुर गाड़ी जा रही थी, 10 बजे के करीब ये हुआ। तो इसमें 21 अभी तक खबर है कि मारे गए हैं
और 29 के करीब जख्मी है। 29 में भी कुछ लोग बहुत क्रिटिकल हैं। तो पीएम केयर फंड से, इसमें पीएम जो फंड्स होते हैं उसमें 2 लाख रुपए पर जो मरे उनके लिए ऐलान हुआ है कंपनसेशन के तौर पर, और 50,000 जख्मियों के लिए। तो दुआ है कि बाकी जो जख्मी है वो जल्दी ठीक हो जाए, सेहतयाब हो जाए, और कोई इसमें ना मरे। जो 29 जख्मी हैं वो सेहतयाब हो जाए, उनके लिए केयर हो रही है। सब अंडर टोज है, गवर्नमेंट पूरी अंडर टोज है। तो अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसके साथ बात की है ताकि जो बाकी जख्मी हुए हैं तो उनको बचाया जा सके और उनका इलाज मुआवजा अच्छी तरीके से किया जा सके। बिल्कुल, तो जो घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है। और हमसे बात करने के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हामिद मलिक जी आपका। चलिए तीसरी खबर का रुख करेंगे। तो महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में गिर गया और उसके बाद से भारत की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भाजपा पर महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है और बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर यही आरोप लगा रही है। क्या है पूरी खबर, आपको बता रहे हैं। नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में गिर जाने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देश के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जन आक्रोश रैली निकाल रही है। भोपाल में रैली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और कांग्रेस को जमकर कोसा, जमकर निशाना साधा कांग्रेस पार्टी पर। रायपुर में भी इंडोर स्टेडियम से सुभाष स्टेडियम तक रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रैली की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, जमकर कोसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में कमान संभाली और डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में कमान संभाली। तो देखिए, महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल जब ये गिरा, उसके बाद दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने, जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद रात को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने भी देश को संबोधित किया। और उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के कर्मों की कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। बहनों के अधिकार पे कांग्रेस ने डाका डालकर नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। मैं, मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएंगे। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और हम निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये बहनों ने विरोध किया है और ये बहनों का आक्रोश दिख रहा है। ये आक्रोश कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जो महिलाओं को धोखा दिया है उसके विरुद्ध है। देश की महिलाएं अब जाग गई हैं, कांग्रेस को सबक सिखाकर रहेगी। बहनों में नाराजगी है, आक्रोश है। ये जो परिस्थिति बनी है भारत की बहनों को रोकने की, पार्लियामेंट में जाने से, असेंबली में जाने से, इसको लेके हर भारत की बहन में, बेटी में नाराजगी है। मैडम 33% आरक्षण मिलेगा, क्या करेंगे? निश्चित ही जो आज कांग्रेस ने किया है, महिलाओं के अधिकार क्षेत्र का हनन किया है, उसके लिए महिलाएं आक्रोश में आज इस भोपाल में भरी धूप में निकलकर अपना आक्रोश जता रही है। 33% आरक्षण कम नहीं है। बिल्कुल 33% तो आरक्षण मिलना था, आरक्षण तो मिलता पहले। देखिए, जो संविधान संशोधन बिल आया था, कांग्रेस और उनकी पार्टियों ने इसका विरोध किया और उसके प्रति प्रदेश की जो नारी शक्ति है वो आक्रोशित है और उसको देखते हुए ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस आरक्षण को पास करना कौन तैयार होने? प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं तैयार हूँ 2023। प्रियंका की बातों में आप भी लगे, पप्पू की बहन पप्पी तो रहेगी। क्या 33% आरक्षण काफी नहीं? 33% तो हो, शुरुआत तो हो, तैयारी नहीं कर रहे, उसको एग्री नहीं कर रहे। गलत बात है ना ये। आज कितना बड़ा आत्मसम्मान था, उत्साह था, खुशी का माहौल था, लेकिन वो
वहाँ पे बैठ के सरेआम खुलेआम, मैं तो कहती हूँ ये एक सर्वनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की जो बीजेपी की जो महिला है वो काफी आक्रोश में है और आक्रोश के रहते यहाँ पर ही आप देख रहे हैं कि जन आक्रोश रैली का जो है आयोजन हो रहा है और उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि किस महिला जो मध्य प्रदेश की मंत्रियां हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और अन्य जो बीजेपी दल की जो नेता है वो सभी आक्रोश में है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज भोपाल। अधिनियम जब संसद में गिरा उस समय राज्यसभा में लक्ष्मी वर्मा जी भी थी। लक्ष्मी वर्मा जी इस वक्त भी देखा जा सकता है कि जन आक्रोश रैली में हमारे साथ है, उनसे सीधे बात करेंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपके लिए तो पहला अनुभव था, पहले बार आपने शपथ ली और पहला बिल आया, क्यों ऐसी स्थिति बनी? विपक्षी जो है वो नहीं चाहते कि इस देश में महिलाओं का नेतृत्व हो। मुझे तो बड़ा दुख है कि ऐसी कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उनकी बहू सोनिया गांधी जो संगठन को अभी तक छोड़ी नहीं है और तीसरी बेटी को भी ले आया, और उसके बाद भी मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली जो बेटी है वो इस देश की बेटियों के प्रति उनकी कोई संवेदना नहीं है। ये देश में आज बेटियों को उनका अधिकार नहीं मिला, इसके जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। लंबे समय तक के इस देश में राज करने वाली पार्टी कभी महिलाओं के हक के लिए नहीं सोची, उनके नेतृत्व के लिए नहीं सोची। इस देश में जो आज बेटियों के साथ उनको अधिकार मिलना था और उसके लिए जब से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाला, लगातार वो बेटियों को सशक्त करने के लिए अनेक योजना बना रहे हैं और वो चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत बहनों को उनका अधिकार मिले, समानता के अधिकार के साथ में इस देश का नेतृत्व करे। ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये जो विपक्ष है, इसके खिलाफ आप लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आने वाले समय में राजनीति में क्या असर दिखेगा इसका? बिल्कुल, जो महिला बहनें 50% है उनको सत्ता से बाहर करेगी, ये बड़ा निंदनीय अपराध है। जिस प्रकार से उन्होंने सदन में महिला बहनों के साथ छल किया, आज 50% जो बहनें महिला हैं और वो कहीं न कहीं समाज में नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए आतुर थी। जहां पर महिला जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियां, कार्यकर्ता, वो यहाँ पर पुतला फूंक रही। भारतीय जनता पार्टी की नेताओं ने पुतला फूंका है विपक्ष के नेताओं का, राहुल गांधी का और अन्य नेताओं का। तो इस तरह से आक्रोश जो है वो सड़कों पर अब फूटता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शिवपुरी की, जहां एक सड़क हादसा अब सत्ता बनाम कानून की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। क्या है पूरी खबर? शिवपुरी में एक सड़क हादसा अब सत्ता बनाम कानून की खुली लड़ाई में बदल गया है। जनता ही सर्वोपरि का दावा करने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी पुलिस अधिकारियों को खुली धमकियां दे रहे हैं। बता दें कि पिछोर से भाजपा के विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी हाल ही में सड़क हादसे के बाद FIR उन पर दर्ज हुई थी, जिसमें उनकी थार गाड़ी से 5 लोगों को टक्कर लगने का आरोप है। इस मामले में करेरा के SDOP आयुष जाखड़ ने कार्रवाई करते हुए दिनेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इसी से नाराज विधायक प्रीतम लोधी ने एक इंटरव्यू के दौरान SDOP पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। विधायक ने SDOP को धमकी देते हुए कहा कि क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है? मेरा बेटा करेरा आएगा, चुनाव भी लड़ेगा, तेरे डैडी में दम है तो रोक लेना। हालांकि अब मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने प्रभारी महोदय को तुरंत इतला की इसमें अपराध पंजीकरण किया जाए। वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे तो अपने SP साहब को किया। SP साहब से कहा कि इसमें कायमी कराइए, हमने कायमी कराई। पुलिस ने कहा गाड़ी भिजवाओ, हमने गाड़ी भिजवाई, गाड़ी की जमानत कराई। फिर उन्होंने कहा लड़के को दिनेश को भिजवाओ, तो हमने दिनेश को भिजवाया। लेकिन DOP करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। SP करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं SDOP से, क्या तेरे डैडी की है करेरा?
वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।